जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस 11 में। आज का टॉपिक है दाब। उसके बाद पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब और उसके बाद पढ़ेंगे द्रव में दाब। वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहले पढ़ेंगे दाब के बारे में कि दाब कहते हैं किसको। ध्यान से समझेगा, दाब कहते हैं किसको। अच्छा ये बताओ, ये पूरा जो एरिया लौक रहा है, इलाका लौक रहा है, ये का है? तो ये क्षेत्रफल कहलाएगा। ये का कहलाएगा? क्षेत्रफल। अब बताओ, एकरा से हम मारेंगे एकरा पर एक फैट। तो बता, एक फैट जब एकरा पर हम मार रहे हैं, मतलब हम का लगा रहे हैं? ताकत। हम का लगा रहे हैं? ताकत। ताकत को कहेंगे बल। यानी क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं ना, वही क्या कहलाएगा? दाब। बातें क्लियर हुआ? क्या बताएं? क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं वही का कहलाता है? दाब कहलाता है। अब जैसे यहाँ जरा ध्यान से समझेगा, ये क्या है? हाथ है। तो हाथ के ये वाला पूरा इलाका का कहलाएगा क्षेत्रफल। और इस पर यदि हम बल लगाएंगे तो क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। रसगुल्ला खाया है, शादी पार्टी में रसगुल्ला ज्यादा खाएला का करते हैं? ओकरा में जो रसवा होता है वो रसवा के गार गार के खाते हैं। मतलब उसको जब हम लोग चापते हैं, मतलब ताकत लगाते हैं, वही ताकत लगाते हैं ना। बताओ, कुछ ना कुछ हिस्सा पकड़ के ताकत लगाते हैं, तो हिस्सा को पकड़ा वो क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल पर जो बल लगाएगा वही क्या कहलाएगा? दाब। बातें समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब याद रखना यही कि दाब बराबर होता है का? तब दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल। और यदि तुम्हें सूत्र याद है तो इसका एसआई मात्रक आराम से निकाल सकता है। कहेगा कैसे एक एसआई मात्रक निकलेगा? जरा ध्यान से देखिएगा, एसआई मात्रक निकलेगा कैसे। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, बाल का एसआई मात्रक का होगा? तो बाल का एसआई मात्रक न्यूटन बटा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक का होता है? तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। यानी दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसी को कहते हैं पास्कल। इसी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को कहते हैं पास्कल। तो यहाँ से सबसे पहले ये बात जरूर याद होना चाहिए कि दाब बराबर का होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं? पास्कल। लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में ये मिलेगा तुम्हें, दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो पास्कल होता है। उसके बाद अगला पॉइंट ये याद रखना कि ये अदिश राशि है। दाब कौन राशि है? तो दाब अदिश राशि है। अब जरा समझेगा कि अदिश राशि किसको कहते हैं। बोल के देखो, अदिश। दिश का मतलब दिशा, मतलब जिसमें दिशा होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा, बल्कि उसमें का होगा? तो परिमाण होगा। यानी जिसमें दिशा नहीं होगा और परिमाण होगा, वो कौन राशि? अदिश राशि। तो बताओ, क्षेत्रफल पर जो बल लगता है वो क्या कहलाएगा? दाब। जैसे हम खड़ा हैं, तो बताओ हम खड़ा हैं, तो नीचे फर्श पर खड़ा हैं, तो बताओ हम कुछ ना कुछ बल लगा रहे होंगे फर्श पर, तो उसको क्या कह देंगे? दाब। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये दिशा मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये तो क्लियर हुआ। अब समझेगा परिमाण किसको कहते हैं। जैसे हम 50 किलो वजन को उठाएं तो 50 किलो का कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? समझ में आया? क्या बताएं? क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उसको क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। दाब बराबर का होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक का होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। दाब कौन राशि है?
सदिश राशि की अदिश राशि, तो दाब अदिश राशि है। अदिश किसको कहेंगे? जिसमें दिशा ना होगा बल्कि उसके में परिमाण होगा। अब जरा समझेगा, अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब। अब क्या जानेंगे? तो अब जानेंगे वायुमंडलीय दाब, जानेंगे कि वायुमंडलीय दाब किसको कहते हैं। ये भी जरा ध्यान से बोर्ड पे देखेगा, अनिश्चित है कि ये भी आसान से समझ में आ जाएगा। ई बना दिए पृथ्वी, ई का है बाबू? तो ई है पृथ्वी, और ई बना दिए वायुमंडल। जैसे छत पे खड़ा होके या खुला मैदान में खड़ा होकर यदि बादल को देखता है तो देखने पर क्या महसूस होता है कि बादल आगे जाते जाते वो कहाँ इस तरह से झुका हुआ नजर आता है कि नहीं? जरा समझिएगा, इसको ये नीचे वाला सतहिया को क्या कह रहे हैं? तो ये है पृथ्वी, और ये वाला इलाका का है तो ये है वायुमंडल। ये का है? वायुमंडल। अब जरा समझेगा कि बताओ, ई वाला इलाका में पूरा का भरल होता है? ई वाला इलाका में भरा होता है का? हवा, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में हवा कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में या बुक में का लिखल मिलेगा? वायु। अब जरा समझेगा। अच्छा बता, ई वाला इलाका में छोटा छोटा बहुत सारा धूल कण उड़ते रहता है, धूल कण उड़ता है कि नहीं? अब ई जो वायु होगा, ई वायु केकरा पर बल लगाएगा? तो जरा ध्यान से समझेगा, ये जो हवा होगा इसमें जितना भी धूल कण उड़ रहा है ओकरा पर का लगाएगा? बाल। बाल यानी का लगाएगा? दाब लगाएगा। और वही दाब को क्या कहेंगे? तो वायुमंडलीय दाब कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहेंगे। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं? ध्यान से समझेगा। जैसे तुम पृथ्वी पे खड़ा है, अब ऊपर देखेगा तो उसी को कहेंगे का? वायुमंडल। अब वायुमंडल में ढेर सारा धूल कण उड़ते रहता है, और जब हवा चलता है तो हवा उस धूल कण पर क्या लगाता है? ताकत लगाता है। और ताकत लगाता है मतलब दाब डालता है, वही दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। अब जैसे पृथ्वी पर ई का बना दिए बाबू? तो एगो पौधा बना दिए। ई का बना दिए? पौधा। अब बताओ, ई वायु एकरा पर दाब यदि इधर से डालेगा तो इधर झुक जाएगा, यदि इधर से दाब डालेगा तो उधर झुक जाएगा। ये दाब डाला, उसी को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। ये छोटा छोटा धूल कण उड़ता है, कुछ धूल कण को हम खुली आंख से देख पाते हैं और कुछ धूल कण को खुली आंख से नहीं देख पाते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, ये वाला बातें क्लियर हुआ कि नहीं? कहाँ बताएं यही कि वायुमंडल में जितना धूल कण उड़ता है उस पर का लगाता है? दाब। और वही दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। अब जरा समझिएगा, जैसे खूब तेजी से हवा चल रहा है, अब खुला मैदान में तुम खड़ा है, तब उस कंडीशन में जोर से हवा चलता है तो तुम्हारे ऊपर धक्का लगाता है। अगर उधर से हवा आ रही है तो धक्का लगाएगा तो तुम थोड़ा आगे की ओर घिसकेगा, यदि सामने से हवा आ रहा है तो तुम थोड़ा पीछे की ओर घसकेगा, यानी तुम पर वो क्या लगा रहा है? दाब। और वही दाब को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। क्लियर हुआ? बस छोटा सा लाइन तो याद रखना है कि वायु जब वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के धूल कण पर दाब लगाता है, वो दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अच्छा मोटरसाइकिल पर बैठा है, मोटरसाइकिल जब तेज चलता है तो बताओ हवा से चोट लगता है कि नहीं? चोट लगता है। इसी वजह से देखना ड्राइवर के आंख में आंसू आने लगता है, चोट लगता है, यानी का लगा रहा है? दाब। उसी को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से समझेगा, ये वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक का होता है? तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है बार। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक का होता है बार। और यहाँ से एक सवाल ये बनता है कि एक बार बराबर कितना होता है? तो याद रखना 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रहेगा? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है।
और एक बार 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बताओ वायु यानी हवा विभिन्न प्रकार के वायुमंडल में धूल कण पर दाब डालता है, उस दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। अब जरा ध्यान से समझेगा, पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से जैसे जैसे कहाँ जाएंगे, कहाँ? ऊपर, तो उस कंडीशन में वायुमंडलीय दाब, उस कंडीशन में वायुमंडलीय दाब का हो जाता है? तो वायुमंडलीय दाब कम जाता है। यानी पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का होता है? कम जाता है। और वायुमंडलीय दाब कमता है ना, इसी के वजह से पहाड़ पर खाना बनाने या भोजन देरी से बनता है। तो सवाल यहाँ से ये बनता है कि पहाड़ पर भोजन देरी से बनता है, क्यों? तो क्या आंसर होगा? क्योंकि पहाड़ी पर वायुमंडलीय दाब का हो जाता है? कम जाता है, इसी की वजह से भोजन देरी से बनता है। उसके बाद अगला सवाल क्या बनता है कि वायुयान में जो यात्री होता है, वायुयान में जो यात्री होता है उसका फाउंटेन पेन, उसका फाउंटेन पेन का स्याही का हो जाता है? रिस जाता है। तो ये किसके कारण? तो वायुमंडलीय दाब क्योंकि कम होता है, इसी की वजह से। बताओ जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का होगा? कमेगा। वायुमंडलीय दाब कमता है, इसी की वजह से पहाड़ पर खाना बनाना कष्ट होता है, यानी भोजन बहुत देरी से बनता है। और उसके बाद अगला पॉइंट ये जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से ये भी सवाल और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद वायुयान में बैठा यात्री, उसका फाउंटेन पेन का स्याही रिस जाता है, किसके कारण? तो उसका वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसी के वजह से उसका स्याही का होता है? तो रिस जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से समझेगा कि ई वायुमंडलीय दाब है ना, ई वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। कौची से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को कौची से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। अब यहाँ से 3 तरह के सवाल बनता है। अब पहला सवाल यही बनता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाएगा, अचानक गिर जाएगा, अचानक गिर जाएगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा? तो याद रखना, उस कंडीशन में आंधी आएगा, तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगा। पहला शर्त याद हुआ। सबसे पहले ये बताएं क्या कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है कौची से? तो बैरोमीटर, बैरोमीटर एक प्रकार के मशीन है, और बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक गिर जाएगा तो समझ जाना का आवे वाला है? आंधी तूफान आने वाला है। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे का होगा? गिरेगा, तब उस कंडीशन में का होगा? तो वर्षा होगा। उस कंडीशन में का होगा? वर्षा। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या बताएं कि बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक गिर गया तो आंधी तूफान। उसके बाद बैरोमीटर के पाठ्यांक धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा होगा, मतलब पानी पड़ेगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना यही कि यदि पाठ्यांक धीरे धीरे कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। तिरिया जरा ध्यान से सुनेगा, तिरिया नीचे है तो मतलब ये कहाँ गिर रहा है? पाठ्यांक नीचे। उसके बाद यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर, तो उस कंडीशन में मौसम का होगा? उस कंडीशन में मौसम साफ होगा। इतना बातें क्लियर हुआ। बताओ वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है कौची से? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। उसके बाद बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक गिर जाएगा बाबू तो आंधी तूफान आएगा। यदि धीरे धीरे गिरेगा
तो क्या होगा, वर्षा होगा। और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम का होगा, साफ होगा। यहाँ तक बातें समझ में आया? सवाल पूछ सकते हैं। पहले ये बताओ, वायुमंडल में धूल कण पर यदि दाब लगाता है तो उस दाब को क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब कहेंगे। उसके बाद बताना, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है क्या, किस चीज से, तो बैरोमीटर से। और बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक गिर जाएगा तो क्या आएगा, आंधी तूफान आएगा। उसके बाद बताना कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, तो बार होता है। उसके बाद एक बार बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का होगा, कमेगा। इसी की वजह से क्या होता है, पहाड़ पर खाना बनाने में कष्ट होता है। और उसके बाद वायुयान में जो यात्री होता है उसका फाउंटेन पेन का स्याही रिस जाता है। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अब जरा समझेगा। अब अगला पॉइंट है द्रव में दाब। क्या है, तो द्रव में दाब, द्रव में दाब। अब जरा इसको समझेगा कि आखिर द्रव में दाब है क्या। इसे फिगर से समझा देते हैं, एकदम आसान से समझ में आएगा। जैसे ई एक का है बाबू, तब बर्तन है। ई एक प्रकार के का है, बर्तन। एकरा में पूरा भर दिए हैं का, पानी। इसमें पूरा का भरा हुआ है, तो इसमें पूरा भरा हुआ है पानी। अब जरा समझेगा, ये पूरा का भर दिए पानी। तब बताओ, पानी है तो ये तो द्रव है, तो पानी के छोटा छोटा टुकड़ा होगा ना, मतलब द्रव के अणु होगा कि ना, इसी को कहेंगे द्रव के अणु। इसी को क्या कहेंगे, द्रव के अणु। अब बताओ, ये द्रव के अणु ताकत कहाँ लगाएगा, ताकत मतलब बल, ताकत मतलब का बल। तो कहाँ कहाँ ताकत लगाएगा, तो ई वाला इलाका में का लगाएगा, ताकत। उसके बाद ई वाला इलाका में का लगाएगा, बल। उसके बाद ये वाला इलाका में का लगाएगा, बल। और यही बल को का कहेंगे, द्रव में दाब। बल लगाया यानी का लगाया, दाब लगाया। और वही दाब को क्या कहेंगे, यही दाब को द्रव में दाब कहेंगे। क्लियर हुआ? क्या बताएं कि द्रव के अणु, द्रव के अणु जब दाब लगाता है या बल लगाता है तो उसी को कहते हैं द्रव में दाब। अच्छा बताओ, ताकत कहाँ लगाएगा, तो क्षेत्रफल पर। ई का है, क्षेत्रफल है ना। उसके बाद ये क्षेत्रफल है। जैसे बर्तन में एक बाल्टी तुम पानी भरता है तो नीचे वाला इलाका में वो ताकत लगाता है, तो वो क्षेत्रफल है ना हुआ। तो पहले ये वाला बात समझो कि द्रव के अणु बल लगाएगा, और या बल लगाएगा या दाब डालेगा, उसी को क्या कहेंगे, द्रव में दाब कहेंगे। अब जरा यहाँ से समझेगा, यहाँ से कई तरह के सवाल बनता है, उसको जरा ध्यान से समझेगा। अब आगे बता सकते हैं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले ये समझ में आया कि द्रव में दाब किसको कहते हैं, तो द्रव के अणु बल लगाता है या दाब लगाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं द्रव में दाब कहते हैं। अब जरा इसके आगे जरा समझेगा, आगे बता सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं? अब जरा समझेगा कि ये क्या है, तो द्रव है। द्रव इसमें भरा हुआ है, और इसका कोई एक भाग, कोई एक बिंदु, जैसे ये बिंदु है। अब बताओ, कोई नीचे तो पूरा क्षेत्रफल है, लेकिन कोई एक बिंदु की बात कर रहे हैं, यानी कहीं पर भी द्रव तो दाब लगेबे करेगा, दाब लगाएगा, वो दाब के कर बराबर होगा। तो याद रखना, ई दाब ऐसे तो पूरा द्रव है, तो पूरा द्रव ना ताकत नीचे लगाएगा, तो पूरा द्रव इस पर ताकत लगाएगा, तो पूरा तो यहाँ पर का द्रव डाल रहा है, दाब डाल रहा है, ये दाब के कर बराबर होगा। तो याद रखना, ऊंचाई के, उसके बाद ऊंचाई के, उसके बाद घनत्व के, और उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के का होता है, बराबर होता है। जैसे समझेगा
जैसे ये का है बाबू, तो ई बर्तन है, और ई बर्तनवा में का पूरा भरल है, तो पानी भरल है। तो बताइए पूरा क्षेत्रफल पर का लगाएगा, दाब लगाएगा। ये पूरा क्षेत्रफल पर, ये पूरा क्षेत्रफल पर दाब लगेगा। और ये दाब किसके बराबर होता है, तो ये दाब ऊंचाई, एच मतलब ऊंचाई, देखो इतना पानी है तो इसका ऊंचाई कहलाएगा। अब पानी जितना सटल सटल होगा उसी को कहेंगे घनत्व, उसी को क्या कहेंगे, घनत्व। और घनत्व को कोई चीज से सूचित किए, तो घनत्व को डी से सूचित किए। अच्छा बताओ, उसके बाद क्या बताए थे, ऊंचाई, ऊंचाई को कौन चीज से सूचित किए, एच से। ये तो समझ में आया। ऊंचाई मतलब इतना, ये वाला ऊंचाई कहलाएगा। घनत्व उसको कहेंगे जो एकदम साटा साटा होगा, उसको क्या कहेंगे, घनत्व। जैसे इस घर में 100 आदमी है, 100 आदमी है तो वो क्या कहलाएगा, घनत्व। और उसके बाद ये जी मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण, जी मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, जी मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण समझेगा। सबसे पहले जैसे छत्ता पर से कोई फुटबॉल को तुम फेंका, तो फुटबॉल जिस स्पीड से नीचे आएगा उसको क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। ये पहले बातें क्लियर हुआ या नहीं। बताओ घनत्व किसको कहेंगे, तो बताओ कम जगहिया में ज्यादा वस्तु होगा उसको क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण तो समझाएं कि कोई भी वस्तु को ऊंचे स्थान से फेंकेगा, उसके बाद नीचे जितना गति से आएगा, जिस स्पीड से आएगा, उसको क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आया। सबसे पहले बताएं द्रव में दाब, तो क्या बताएं, द्रव के अणु बल लगाएगा या दाब लगाएगा, उसको क्या कहेंगे, द्रव में दाब। उसके बाद क्या बताएं कि द्रव में दाब में, कि द्रव में दाब, इसमें एक पॉइंट हम यही बताएं कि द्रव जिस क्षेत्रफल पर दाब लगाएगा, ये नीचे वाला पर ज्यादा दाब लगाएगा क्योंकि पूरा पानी का भार नीचे ही ना होगा। तो ये दाब केकर बराबर होगा, तो ऊंचाई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के का होगा, तो ये बराबर होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं। अब जरा यहाँ से एक पॉइंट समझेगा, क्या समझना है जरा ध्यान से देखेगा, ध्यान से देखेगा। ये का है, तो ये बर्तन है, और इसमें पूरी तरह से का है, पानी भरा है। तो पहला पॉइंट यही याद रखना, पहला पॉइंट यही याद रखना कि ई द्रव एकरा पर का लगाएगा, दाब, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर दाब का होगा, बराबर होगा। पहला बात याद हुआ। यदि इसमें, अच्छा बताओ, इसमें द्रव है तो द्रव तो शांत होगा। यदि द्रव एकदम शांत होगा तो उस कंडीशन में प्रत्येक बिंदु पर दाब का होगा, बराबर। पहला कंडीशन याद हुआ। दूसरा कंडीशन याद रखना क्या, कि यदि द्रव शांत है तो उस कंडीशन में जो गहराई होगा, ये गहराई दाब के का होगा, समानुपाती। गहराई दाब के का होगा, समानुपाती। एक का मतलब का है, यदि वस्तु को यहाँ पर हम रख दें तो मतलब द्रव से जितना नीचे वस्तु होगा उस पर दाब उतना ज्यादा पड़ेगा। कहेगा कैसे, अच्छा बताओ वस्तु यहाँ है तो इतना, तो यहाँ तक तो पूरा पानी भरल है, तो बताओ यहाँ इतना पूरा पानी है तो ये पूरा पानी इसी पर ना दाब लगाएगा। तो बताओ गहराई के का समानुपाती होता है, तो दाब के समानुपाती होता है। एक मतलब का, इसका मतलब का बताएं यही कि कोई वस्तु द्रव के नीचे जितना ज्यादा होगा तो उस पर दाब उतना अधिक होगा, और कोई वस्तु द्रव के जितना ऊपर होगा उसका द्रव, उसका कोई वस्तु जितना ऊपर होगा उस पर उतना कम दाब लगेगा। जैसे तुम नदी में तैर रहा है, नदी में, तो नदी तो कम गहरा होता है, तो बताओ उसमें कम दाब लगेगा। लेकिन यही तुम समुंदर के एकदम अंदर है तो समुंदर बहुत गहरा होता है तो उस पर दाब तो ज्यादा लगेगा। ये दोनों साथ समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना कि ई द्रव का दाब घनत्व पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट याद रखना कि द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है, तो घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब कि यदि घनत्व ज्यादा होगा तो उस पर दाब ज्यादा होगा। मतलब एकरा में पानी एकदम पूरा कचवा कचाइन भरल है, एकदम पूरा कचवा कचाइन भरल है, मतलब घनत्व का ज्यादा।
और उस कंडीशन में तुम एकरा में कूद जाएगा नीचे, तो उस कंडीशन में दाब भी का होगा, ज्यादा होगा। बातें समझ में आया? सबसे पहले क्या बताएं कि द्रव के अणु यदि बल या दाब लगाएगा जिस क्षेत्रफल पर, उसको क्या कहेंगे, द्रव में दाब। उसके बाद क्या बताएं कि द्रव जिस इलाका में या जिस क्षेत्रफल पर दाब डालता है वो दाब के कर बराबर होता है, तो ऊंचाई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद बताएं द्रव यदि शांत है तो उस कंडीशन में प्रत्येक बिंदु पर दाब का होगा, बराबर। उसके बाद दाब के कर समानुपाती होता है गहराई के, मतलब जितना अंदर तुम रहेगा वो दाब उतने ज्यादा डालेगा, अब पानी के जितना ऊपर तुम रहेगा वो उतने कम दाब डालेगा। तीसरा पॉइंट का बताएं कि द्रव का दाब घनत्व पर निर्भर करता है। अब जरा समझेगा, यानी घनत्व ज्यादा होगा तो दाब भी का होगा, ज्यादा होगा। यहाँ तक तो समझ में आया। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करना और जरा शेयर भी दबा के कर देना।